नमस्कार। मालती जोशी की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनते हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है इसी बहाने। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इन्होंने रसोई घर में झांकते हुए पूछा। बच्चों के लिए कुछ बना तो दूं? वहां से लौटते लौटते 8:30 बज जाते हैं। गनीमत है बच्चे अपने हाथ से लेकर खा तो लेते हैं। हमारे साथ उनकी भी परेड हो रही है। वहां से लौटकर मुझे इतना डिप्रेशन हो जाता है कि मैं बच्चों से हंसना बोलना भी भूल गई हूँ। मुझे भी वहां रो रो जाने का शौक नहीं है, पर देखती तो हो वहां भाभी और बच्चे कितनी आतुरता से हमारी प्रतीक्षा करते हैं। हम लोगों के जाने से उन्हें बड़ी राहत मिलती है। सो तो है, मैंने कहा और तैयार होने चली गई। तैयार क्या होना था, दिन भर की मुसी हुई साड़ी भर बदलनी थी। नहीं तो मौत के घर में कुछ भी पहनकर जाने से चलता है। उस वातावरण में कपड़ों की ओर कौन देखता है। कहीं भी गमी में जाना हो तो मेरे मन में एक हौल सा बैठ जाता है, और मरने वाला जब बहुत करीबी हो तो असमंजस पड़ जाता है। न घर में रहते बनता है, न जाने के लिए पांव उठते हैं। हरीश भाई साहब कहने को तो इनके दोस्त थे, पर दोनों में भाइयों का सा प्रगाढ़ स्नेह था। ममता से मेरा भी बहनापा हो गया था, इसलिए रोज जाना जरूरी हो गया था। रास्ते में हमने सब्जी खरीदी, दूध और ब्रेड के पैकेट्स खरीदे, जुकाम खांसी और पेट दर्द की दवाइयाँ खरीदी। घर चाहे मृत्यु का हो, पर चाय पानी खाना पीना तो होता ही है। उसी के साथ छोटी मोटी शिकायतें भी चली आती हैं। वह हार्ट अटैक एक आंधी की तरह आया और घर की छत उड़ा ले गया। घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य चला गया था। 3 दिन तक घर में 20 मेहमान रहे, पर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इतने लोगों का राशन पानी कहाँ से आ रहा है, दूध कौन ला रहा है, सब्जी कौन ला रहा है। सब लोग दिन भर बैठकर सिर्फ गपशप करते। महिला मंडल ममता के पास बैठकर बिसूरता रहता। ऑफिस कैंटीन के एक व्यक्ति को ये बहला फुसला कर ले आए थे। वही रसोई घर संभाल रहा था। हम लोग पहुंचे तो घर में एकदम सन्नाटा था। हॉल में ममता और उसके देवर देवरानी भर थे। बच्चे शायद कोचिंग गए हुए थे। पढ़ाई का कितने दिन नुकसान करते। इन्होंने ही जोर देकर कहा था, बच्चों को अपना काम करने दो, इसी बहाने इस वातावरण से थोड़ी राहत पाएंगे। तीसरे के बाद अधिकांश मेहमान चले गए थे, पर हरीश भैया की बहनें रुकने वाली थीं। इसलिए मैंने छूटते ही कहा, दीदी लोग भी चली गईं क्या? वो तो 13वीं तक रुकने वाली थी। दीदी लोग यहीं एयरपोर्ट तक गई हैं, सन सिटी के पास, ममता की देवरानी अनुराधा ने बताया। क्यों? बड़ी दीदी के आकाश के लिए एक रिश्ता आया था, तो दीदी ने बोला कि अब आए ही हैं तो लड़की को देख लेते हैं। लेकिन इस समय दीदी लोग तो फ्री है ना। मतलब बहन बेटी का सूतक तो 3 दिन का होता है, और जीजाजी लोगों का तो सिर्फ 1.5 दिन का। मुझे इन शास्त्रीय नियमों की जानकारी नहीं थी। बस उन लोगों का वहां जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा, सूतक नहीं है तो क्या हुआ, 13वीं तक तो रुक रही है ना, बाद में चली जाती। पर जीजाजी तो नहीं रुकेंगे ना। आदमी लोग काम धंधा छोड़कर कितने दिन रुक सकते हैं। जीजाजी कल ही बेंगलुरु चले जाएंगे। इंदौर वाले जीजाजी भी कल चले जाएंगे। वे कार लेकर आए हैं। तो छोटी दीदी बोली कि लड़की वालों के यहाँ तांगा रिक्शे में जाना अच्छा नहीं लगता, कार में जाने से रौब पड़ता है। इसके बाद मैं कुछ नहीं बोली। एक आध बार ममता की ओर देख लिया था। वो रोज की तरह चुपचाप निस्पंद बैठी थी। उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। पहाड़ सी जिंदगी और बच्चों का भविष्य उसके सामने था। उसे इन सन सिटी वाले रिश्तों में क्या दिलचस्पी होती। कोई 2 घंटे बैठने के बाद हम लोग उठे। दरवाजे पर ही उन लोगों से मुलाकात हो गई। ये क्या, हम लोग आए और तुम लोग चल दिए? हम लोग काफी देर से आए हुए थे, मैंने रुखाई से कहा। हाँ, हम लोगों को थोड़ी देर हो गई, बड़ी दीदी बोली। एक तो वह जगह काफी दूर है, और उन लोगों ने जल्दी उठने ही नहीं दिया। इतनी आओ भगत की कि क्या बताऊं। ये तो पूछ लो कि गए कहाँ थे। छोटी दीदी का उत्साह जैसे छलक पड़ रहा था।
वो सब कुछ बताने के लिए उतावली हो रही थी। बस चाहती थी कि हम एक बार पूछ तो लें। मैंने दुष्टता से उनके उत्साह पर पानी फेर दिया था। अनुराधा ने बताया था, मैंने सपाट स्वर में कहा। जब पता है देवी जी तो यह तो पूछ लो कि लड़की कैसी है। छोटी दीदी ने ताना दिया। कैसी है? एकदम ब्यूटी क्वीन है। दीदी के पूरे खानदान में इतनी सुंदर बहू अब तक नहीं आई है। मैंने तो कहा था कि लगे हाथ शगुन भी कर डालो। ऐसे कैसे शगुन करते? एक बार आकाश लड़की देख तो ले, बड़ी दीदी बोली। वो देखते ही हाँ कर देगा, शर्त ले लो। छोटी दीदी के उत्साह का अंत नहीं था। लौटते समय मैंने इनसे कहा कि छोटे भाई की असमय मृत्यु के शोक से दोनों बहनें इतनी जल्दी उबर जाएंगी, यह नहीं सोचा था। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, उन्होंने कहा। इसे प्रैक्टिकल होना नहीं, असंवेदनशील होना कहते हैं। बेंगलुरु कोई अमेरिका है कि आप दोबारा नहीं आ सकते? हर काम का एक समय होता है। एक बात कहूं? ये बोले। लड़की पता नहीं कैसी है, पर लगता है पार्टी बहुत तंगड़ी है। बंगले का, गाड़ियों का, स्वागत सत्कार का वर्णन सुना था ना। सब तामझाम देखकर इन लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। ऐसी मोटी मछली कोई छोड़ता है भला? तर्क शायद इनका ठीक ही था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मन बड़ा खराब हो गया था। फिर 13वीं भी आ पहुंची। घर में फिर से भीड़ भाड़ हो गई। दोनों पक्षों के रिश्तेदारों से घर भर गया। उस दिन मैं मेहमानों के हुजूम में परिचित चेहरे तलाशने की कोशिश कर रही थी कि एक सुदर्शन नौजवान ने आकर मेरे पैर छू लिए। खुश रहो बेटा, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अरे ये आकाश है, बड़ी दीदी ने बताया। फिर फुसफुसाकर बोली, मैंने ही इसे बुला लिया था, इसी बहाने लड़की भी देख लेगा। हाँ, इससे अच्छा बहाना और क्या हो सकता है? वही तो, दीदी ने मेरे व्यंग की धज्जियां उड़ाते हुए कहा। ममता भी खुश हो जाएगी कि मामा का प्यारा लाडला 13वीं पर आ गया है। ममता के पास खुश होने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है सिवाय इसके। 15वें दिन भजन संध्या का आयोजन था। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा, बस इसके बाद रोज रोज जाने की जरूरत नहीं होगी ना। मुझे तो जाना पड़ेगा, भाभी की पेंशन का काम करवाना है, अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी लगवानी है। उसके भाई भाभी लिवानी के लिए आए हुए हैं। मैंने कहा था महीना 15 दिन के लिए हो आए, बच्चों को मैं देख लूंगी। भाई के पास कभी भी जा सकती है, पर ये 2 काम ज्यादा जरूरी हैं। आज भी जरा जल्दी ही चलेंगे हम लोग। व्यवस्था हम ही को तो देखनी है। शाम को पहुंची तो अनुराधा कहीं दिखाई नहीं दी। ननद भौजाई पार्लर गई हैं, ममता की भाभी ने बताया। ये मात्र खबर नहीं थी, उसमें व्यंग का पुट भी था। बेचारी अनुराधा 15 दिन बाद घर से निकली थी तो उस क्षण को सार्थक कर रही थी। भजन संध्या के लिए एक मंडली बुलाई गई थी। 1 घंटा गाने के बाद उन्होंने एक ब्रेक ले लिया। बोले, आप लोगों में से कोई गाना चाहे तो स्वागत है। एक कन्या ने बड़े ना नुकुर के बाद गाना शुरू किया। छोटी दीदी ने कान में फुसफुसाकर कहा, इसे ध्यान से सुनना और फिर किचन में आ जाना, कॉफी बनानी है। लड़की ठीक ही गा रही थी। पता नहीं क्यों अक्सर लड़कियां मैंने राम रतन धन पायो पर ही गाती हैं। फिर अनजाने ही मन लता मंगेशकर से तुलना करने लगता है और उस तुलना में वे कमतर ठहरती हैं। कैसी लगी? मेरे किचन में जाते ही दोनों बहनों ने पूछा। ठीक ही थी, वैसे आवाज खास नहीं है, पर गाना ठीक ठाक गा रही थी। पागल, तुमसे गाने की समीक्षा करने के लिए किसने कहा था? लड़की कैसी लगी? अब मेरी ट्यूबलाइट जली। क्या ये वही लड़की है? हाँ, बड़ी दीदी ने कहा। मैंने उन लोगों को भी निमंत्रण दे दिया था, सोचा इसी बहाने सब लोग लड़की देख लेंगे। औरों का तो ठीक है, पर ममता भी कहीं बाहर नहीं जा सकती ना। जैसे ममता आकाश की दुल्हन देखने के लिए मरी जा रही हो। मैंने कहा, दीदी आप तो जीजा जी को भी बुला लो और लगे हाथ सगाई भी निपटा लो। मेहमान सब आ ही गए हैं। इन मेहमानों का क्या करूं?
मेरे ससुराल वाले भी तो होने चाहिए, तो उन्हें भी बुला लो ना। नहीं रे, अभी 1.25 महीने तक इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। सगाई अब अपने घर पर जाकर ही करूंगी। इसी बहाने लड़की वाले भी मेरा घर देख लेंगे। और तुम लोगों को भी जरूर आना है। सगाई में न सही पर शादी में जरूर आना। मेरा मन हुआ कि कहूं कि दीदी शुभ कार्य का निमंत्रण इस घर में क्यों दे रही हो। फिर सोचा कि दीदी तो शुभ अशुभ की कल्पना को कब से पार कर चुकी हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी इसी बहाने। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।